जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 2025 के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बाबू आपके बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेगा। हम ये 100% गारंटी के साथ आप लोगों से बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और समझ जाए, और आप जो है एग्जाम में लिख कर अपनी नंबर जो है अच्छा से अच्छा हिंदी में ला सके। तो आप लोग अच्छे से आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो रोज़ रात हम लोग का 7:30 से लाइव क्लास भी चलता है। नए जुड़े हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास को आप पढ़ पाए और उस क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा इस क्लास को, ताकि और भी बच्चे जो है यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। क्योंकि आप लोग को हम यहाँ पर डेली क्लास कराते हैं फ्री में, और बिल्कुल फ्री PDF के साथ पढ़ाते हैं। अगर बिल्कुल फ्री PDF के साथ अगर पढ़ना है तो बाबू सब्सक्राइब करके आप लोग जरूर सीके ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। उनसे पहले आप सभी प्यारे बाबू जो है जितने बच्चे क्लास में आए हैं, आप सभी लोग एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लगा है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी जिम्मेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता क्या होती है, यानी क्यों पड़ती है उनको बातचीत की आवश्यकता। और ये प्रश्न बाबू आपके 5 नंबर वाला में हमेशा पूछता है। चलिए हम समझाते हैं आपको कैसे लिखना है इन प्रश्न को, जिससे आपको 5 नंबर मिल सके। एकदम आसान भाषा में आपको हम क्वेश्चन देंगे बनाकर, और एकदम आसान भाषा में समझाएंगे, जिससे आपको याद हो सकेगा। ठीक है, चलिए तो उत्तर लिखना है आपको कि प्रस्तुत गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है। यानी प्रस्तुत गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है, जिसमें लेखक बातचीत के महत्व को स्पष्ट किया है। जिसमें क्या है, तो जो लेखक बातचीत के माध्यम से क्या है, तो महत्व को स्पष्ट पूरी तरह से किए हैं, उसमें बताए हैं। लिखे हैं कौन, तो बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए। जिस प्रकार की जीवन को सुंदर सुखमय बनाने के लिए भोजन आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत भी आवश्यकता है। यानी जिस प्रकार जीवन को सुंदर सुखमय बनाने के लिए हमें भोजन आदि की आवश्यकता पड़ती है ना, उसी प्रकार बातचीत भी हमारे लिए बाबू बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर बातचीत हम लोग कर पाते हैं किसी से, तभी जो हम लोग कुछ बता पाते हैं। ठीक ना, यानी मान लीजिए आप बातचीत किसी से कीजिएगा, तभी ना आप किसी को सुना पाइएगा कि हम इतना याद किए हैं, इतना पढ़े, कोई भी बात हो। ठीक है, यानी बातचीत के माध्यम से आप बहुत चीज़ को आप जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर इतना कहे तो बाबू आप लोग लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश बाल कृष्ण भट्ट, इतना पहले आप लोग जरूर याद रखिए, तभी आप लोग को 5 नंबर ये मिल सकेगा। क्योंकि 5 नंबर में आपको मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन है, मृत्यु के समय स्मृति साफ हो जाती है। यानी मृत्यु जब आने वाला हो तो हम लोग का स्मृति क्यों साफ हो जाती है, इसको समझिएगा। ठीक है, उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत प्रस्तुत कथन में क्या है, मृत्युकालीन स्थिति का वर्णन किया गया है। यानी ये मृत्युकालीन जो है ना, ये आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत प्रस्तुत कथन में लिए गए हैं। ठीक है, मौत के समय मनुष्य के जीवन भर की घटनाएं क्या है, सिनेमा की रील की तरह नाचने लगी है। ठीक ना, यानी जब मौत के समय होता है ना, तो मनुष्य के जीवन भर की घटनाएं, यानी जीवन में उनको जो भी घटनाएं हैं, जो भी किए होंगे, सिनेमा की या रील की तरह क्या है, तो नाचने लगती है। मरने के समीप पहुंचना लन्हा सिंह के दिमाग में भी अतीत सारी घटनाएं उभरने लगती है। यानी जब लन्हा सिंह मर रहे थे ना, वो युद्ध में लड़ रहे थे, और उनके मरने का जब स्थिति हुआ, जब उनको गोली लग गया था और उनके मरने की स्थिति आया था, तब उनको बहुत सारे चीज़ जो है ना, उनके जीवन का जो भी किए थे, वह सभी घटनाएं जो है ना उनको याद आने लगती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मृत्यु के समय स्मृति साफ क्यों हो जाती है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिए। ये सभी प्रश्न आपके 5 नंबर वाले प्रश्न आज रहेंगे, और ये सेट आप लोग का एकदम 1 चलेगा, और आगे भी आप लोग को इसी प्रकार का सेट दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब क्या है और अब घर जाओ तो कह देना कि
कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, यानी और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था ना वह मैंने कर दिया है। उत्तर दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था शीर्षक कहानी से उद्धृत है। ये भी आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित उसने कहा था से लिया गया है, ठीक है, जिसमें लेखक ने लन्हा सीन और सूबेदारनी के क्या है प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण किया है। जिसमें क्या किए हैं तो उसने कहा था मैं आपके कौन, तो लेखक ने सूबेदारनी और लन्हा सिंह के प्रेम के बारे में यहाँ पर चित्रण किए हैं, अच्छी तरीके से समझाए हैं, लिखे हैं, बताए हैं, ठीक है। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की हिफाजत की बात कही थी, यानी सूबेदारनी ने जब जा रहा था उनका पुत्र और क्या है पति जब युद्ध में लन्हा सिंह के साथ जा रहा था तो सूबेदारनी ने लन्हा सिंह से कहा था कि आप हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना, ठीक ना, यानी कहा था ना लन्हा सिंह युद्ध काल में अपनी जान पर खेलकर उसके पुत्र और पति की रक्षा करता है। जब युद्ध का समय हुआ तो उस समय लन्हा सिंह क्या किए तो अपनी जान पर खेलकर उनके पुत्र का सूबेदारनी के पुत्र और उनके पति की रक्षा कर रहा था। उसने अपना धर्म निर्वाह कर दिया, यानी उसने अपना क्या है फर्ज निभाया। लन्हा सिंह बेहोशी की दशा में यह मनोवेदना व्यक्त करता है, यानी लन्हा सिंह बेहोशी की मनोवेदना में ना ये बात को कहे हुए हैं, यानी व्यक्त किए हुए हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पत्नी अपने पति को डॉट डॉट से देखती है, ठीक, क्या लता वृक्ष को कैसे देखती है, यानी प्रत्येक पत्नी क्या अपने पति को किस प्रकार देखती है, तो एक लता की वृक्ष की तरह देखती है। चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर क्या है दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, यानी प्रस्तुत गद्यांश जो लिए गए ना रामधारी सिंह के द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ये उद्धृत है, यानी लिए गए हैं, जिसमें लेखक ने नारी के पराधीन जीवन चरित्र को उद्घाटित किया है। जिसमें क्या किए हैं, जिसमें अर्धनारीश्वर में लेखक ने क्या किए हैं तो नारी के पराधीन जीवन चरित्र को ना उद्घाटित किए हैं, यानी पराधीन जीवन को ना उन्होंने बताया हुआ है। जिस प्रकार लता वृक्ष का गुलाम होती है उसी प्रकार पत्नी भी पति का गुलाम होती है, यानी जिस प्रकार आप लोग देखते होइएगा कि क्या है एक पेड़ पर लता जो इस प्रकार का जाता है, ठीक ना, और वह पेड़ का क्या तो गुलाम की तरह रहता है, उसी प्रकार क्या तो एक पत्नी जो है ना पति का गुलाम होती है, उसी के सहारे वह आगे बढ़ती है, यानी उसी के सहारे क्या ये लता क्या है एक पेड़ है और इसके बगल में क्या है तो ये पेड़ के बगल में लता जो है उसके सहारे जो ऊपर जाते रहती है, यानी आगे बढ़ते रहती है, उसी क्या है वही उसके जीवन का सहारा होता है, यानी वह पेड़ क्या है तो उसके जीवन का ना सहारा होता है। इस दृष्टि से इसी दृष्टि के आधार पर नारी को पंगु बना दिया गया है, यानी इसी के आधार पर नारी को जो पंगु बना दिया गया है, यानी कमजोर बना दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, अगर पूछे कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को कैसे देखती है तो वृक्ष की तरह, लता की वृक्ष की तरह आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ में जो है आया हुआ है, ठीक है, यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ में आया है, आपको इसको याद करना है। और इसको अगर याद करते हैं तो आप लोग को 5-5 नंबर मिलेगा। जितना हम बता रहे हैं आज उतना आप लोग को पढ़ना है और रटना है आज के दिन में, ठीक है। आज आप लोग को पढ़ जाना है और याद कर जाना है और हमको बता देना है यहाँ पर मैसेज करके कि सर हम याद कर लिए हैं इन सभी प्रश्न को, ठीक है। चलिए उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश अमरकांत चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, यानी ये प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिए गए हैं तो ये प्रस्तुत गद्यांश अमरकांत चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित उसने कहा था कहानी से लिया गया है, जिसमें लेखक ने हर परिस्थिति में दुश्मनों से मुकाबला करने का क्या है मुकाबला करने को तैयार रहता है। जिसमें क्या है तो इस क्या है उसने कहा था मैं दुश्मनों से क्या है हमेशा क्या लेखक नहीं हमेशा क्या दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। सैनिकों के उत्साहन का वर्णन किया गया है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध में यानी पहला विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक जो है ना लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से। उसने कहा था
था कहानी का लन्हा सीन अपने देश से 10 गुना ज़्यादा ठंड प्रदेश में वीरता से क्या है लड़ने को उत्साहित रहता है। यानी उसने कहा था कहानी में जो लन्हा सिंह थे वह क्या है तो वह अपने देश के लिए क्या हमेशा लड़ने के लिए अपने जान को निछावर करने के लिए भी वह कभी पीछे नहीं हटे थे और वह हमेशा तैयार रहते थे अपने देश के लिए। ठीक ना। वह क्या है तो सैनिकों को घोड़े के समान मानते हैं। लन्हा सिंह क्या है तो वह अपने आप को लेकर जो भी सैनिक हो उनको क्या है तो घोड़े के समान जो है मानते हैं। जैसे क्या है दौड़ाए नहीं जाने पर क्या है घोड़ा क्या है सुस्त हो जाता है ना, उसी प्रकार लड़े बिना सिपाही भी कमज़ोर हो जाता है। यानी जिस प्रकार कोई घोड़ा है अगर वह दौड़ नहीं पाता है, अगर वह नहीं दौड़ता ना तो वह सुस्ती की तरह हो जाते हैं, उसी प्रकार ये सिपाही हैं, अगर ये युद्ध नहीं करते ना तो ये भी कमज़ोर की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर कहे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ की है तो प्यारे बाबू आप लोग इतना याद रखिए जितना हम आपको बताए हैं। इतना अगर याद रखते हैं तो समझ लीजिए आपका 5 नंबर यहाँ से बन चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। आप लोग यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं प्यारे बाबू वह अपूर्ण है। समझिएगा उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, या प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। ठीक है, जिसमें लेखक ने पुरुषों के जीवन में नारी के महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जिसमें क्या किए हैं प्यारे, जिसमें लेखक ने पुरुषों के जीवन में नारी के महत्व को ना स्पष्ट करने का पूरी तरह से प्रयास किए हुए हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा होता है। यानी एक नारी के बिना क्या है तो पुरुष जो ना पूरी तरह से अधूरा होती है। शक्ति के बिना शिव भी 100 के ही समान होते हैं। यानी शक्ति के बिना शिव भी क्या है 100 के समान होते हैं। पुरुष में कठोरापन को नारी अपनी कोमलता से सुंदर और सुखमय बनाती है। यानी पुरुष क्या है तो एकदम कठोर की तरह होते हैं, लेकिन नारी क्या है एकदम कोमल की तरह होती है, एकदम कोमलता की तरह होती है और सुंदर और सुख में जीवन को बनाती है। एकदम क्या है शांत दिमाग की होती है नारी लोग। ठीक है, चलिए प्रेम दया ममता आदि क्या है क्या है नार्योचित गुण के आधार पर ही पुरुष महान बन पाता है। यानी प्रेम दया ममता ये सब क्या है ये सब आपके नारी में पाए जाते हैं ज़्यादा। ठीक ना, और कठोरता की बात किया जाए तो ये आपके ज़्यादा पुरुष में पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए नारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहे जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण क्यों हो प्यारे, तो इतना तो याद आप लोग रख ही सकते हैं जितना हम लिखाए हैं आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन बाबू कट भी रहा है क्या। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है नर नारी पूर्ण रूप से समान है। ठीक है, यानी नर नारी क्या है पूर्ण रूप से समान है। तो चलिए समझते हैं। उत्तर है कि प्रस्तुत गद्यांश रामधारी सिंह दिनकर रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने स्त्री पुरुष की समानता का चित्रण किया है। ठीक है, यानी प्रस्तुत गद्यांश जो है ना ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से उद्धृत है, यानी लिए गए हैं, जिसमें लेखक ने स्त्री पुरुष की समानता का चित्रण किया है। सामान्यतः नारी को लोग कमजोर क्या है डरपोक मानवी समझते हैं। सामान्यतः क्या है तो लोग क्या है नारी को कमजोर मानते हैं, डरपोक समझते हैं, मतलब बहुत चीज़ उनको बोलते हैं और समझते हैं। ठीक ना, परंतु नारी तो दया ममता शील गुण कोमलता प्रेम की प्रतिभूमि होती है। परंतु नारी क्या है तो दया ममता शील गुण कोमलता प्रेम की प्रति भूमि होती है प्यारे बाबू। उसका गुण यदि क्रूर कठोर पुरुष में आ जाए तो वह मर्यादाहीन नहीं महान बन जाएगा। अगर किसी पुरुष में क्या है कठोरता अगर ख़त्म हो कि अगर दया में आ जाए, दया ये सब आ जाए, उनको दया आने लगे किसी पर, ठीक है, कोमलता आने लगे, प्यार आने लगे, तो ये उनकी मर्यादाहीन नहीं होती बल्कि उनकी मर्यादा में वृद्धि ही होती है। ठीक है, इससे वह पूर्ण मानव बन सकता है। इससे क्या है तो वह जो है ना पूर्ण रूप से मानव बन सकता है। अतः नारी को उच्छेपित ठीक है नहीं अपेक्षित रूप से देखना चाहिए। यानी नारी को जो ना अपेक्षित नहीं बल्कि अपेक्षित रूप से हमें देखना चाहिए। ठीक है, यानी उनको भी हम अपने ही तरह एकदम मानना चाहिए। ठीक है, कमजोर नहीं मानना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से जरूर याद करिएगा। और जो बच्चे जो है क्लास को लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं बाबू आप लोग एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो आप अपने परीक्षा तक जो है यहाँ से तैयारी बिल्कुल फ्री के पीडीएफ के साथ कर सकते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ लीजिएगा और बिल्कुल फ्री क्लास करके अपनी तैयारी कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। और एक शेयर आप लोग को बनता है, एक शेयर बाबू आप लोग को बनता है, जहाँ कीजिए जोन सा दोस्तों उनको भेज देना है, कम से कम एगो शेयर करना है आपको, ठीक है। चलिए, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। हम क्या है प्यारे बाबू, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की प्यारे बाबू उपज है, ठीक है। उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश यानी प्रस्तुत गद्य खंड अमर शहीद भगत सिंह लिखित सुखदेव को नाम पत्र शीर्षक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने जीवन भर समय के प्रभाव को स्पष्ट किया है। समय या परिस्थिति के अनुसार मनुष्य क्या है, तो मनुष्य की आवश्यकता बनती है, यानी समय और परिस्थिति के अनुसार ही जो है ना मनुष्य की आवश्यकता जो बनती चलती है, ठीक है। और मनुष्य उसी आवश्यकता के बीच से अपना जीवन निर्धारण करता है, और मनुष्य क्या करता है, तो उसी आवश्यकता के बीच से अपना जीवन निर्धारण करता है। इस प्रकार समय की मांग को ध्यान में रखकर व्यक्ति को अपनी जीवन दृष्टि का निर्धारण करना चाहिए। यानी इसी प्रकार समय की मांग को ध्यान में रखकर, यानी समय की मांग को हमको अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर व्यक्ति को अपने जीवन की दृष्टि का निर्धारण करना चाहिए। भगत सिंह जैसे हमारे देश के क्या है अनगिनत वीरों ने इसी आधार पर क्या है अपनी कुर्बानियां दी है। यानी भगत सिंह जैसे बहुत सारे ऐसे देशभक्ति लोग हैं जो हमारे देश के लिए क्या है तो अपना बलिदान दे दिए हैं बाबू, ठीक है। याद रखिएगा इसे भी, हम तो केवल अपने क्या है समय की आवश्यकता की उपज है प्यारे बाबू, इतना आप लोग जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कैसी चंपारण की यह भूमि मानव विस्तृत क्या है विस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है बाबू। तो उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा नीरा पाठ से दिंगत भाग 2 में संकलित है, ठीक है। ये उद्धृत है, यानी प्रस्तुत गद्यांश जो है जगदीश चंद्र माथुर रचित ओ सदा नीरा पाठ से लिया गया है, ठीक है, जिसमें लेखक ने चंपारण के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यानी चंपारण वाला जो भी घटना है उनको स्पष्ट करने का यहाँ पे प्रयास किए हैं, ठीक है। गांधी जी की कर्मभूमि चंपारण विश्व प्रसिद्ध रहा है। यानी गांधी जी का क्या है तो जीवन का अगर कोई भी बात किया जाए तो चंपारण वाला जो भी कांड है ना वो उनके लिए जीवन का एक प्रसिद्ध रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ की बड़ी भूमिका रही है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ की बड़ी भूमिका रही है, परंतु यह चंपारण आज अपना महत्व खोता नजर आ रहा है। आज अगर वर्तमान में देखा जाए तो चंपारण क्या है अपना महत्व जो ना खोता ही जा रहा है। वह बिस्मार्क के हाथों में अपनी बड़ी पहचान खोने जा रही है। वह क्या है तो विस्मरण के हाथों में अपनी बड़ी पहचान को खोते जा रहे हैं या खोते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग का है यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन, उन्हें चाहिए वे कि उन विधियों का उल्लंघन करे परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता एवं अनुसूचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो उत्तर है भगत सिंह के प्रस्तुत कथन के माध्यम से उनके विचारों को स्पष्ट किया गया है। इसके माध्यम से उनमें क्या है तो मानवतावादी चिंतन का रूप दिखाई पड़ता है। आवश्यकता अनुकूलन संघर्ष को वे उचित मानते थे, आवश्यकता संघर्ष को वे व्यर्थ समझते थे। वे अनुचित ढंग से विरोध करने की बात करते थे। लोकहित की रक्षा के लिए व्यक्ति को तुरंत क्रांति के लिए तैयार हो जाना चाहिए, यानी लोकगीत के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार हो जाना चाहिए। यह क्रांति न्यायपूर्ण होगी, यह क्रांति एकदम जो है न्यायपूर्ण होगी। इसको आप लोग अच्छे से जरूर याद कीजिएगा। प्यारे बाबू आज की इस क्लास में आप लोगों को कुल 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और ये 10 क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का नहीं था, सभी क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगर आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास को आप पढ़ पाएँ और अपनी तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री में कर अपनी तैयारी कर लें अच्छा से, और अच्छा से अच्छा नंबर आप ला सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी बच्चे यहाँ से कर फ्री पीडीएफ के साथ पढ़े और बिल्कुल फ्री क्लास कर सकें, ठीक ना। तो नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आपको नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, ठीक है। 962 18 834 आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पे आप लोगों को पीडीएफ जो दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।